Hello everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. चलो लास्ट के 2-3 टॉपिक्स बचे हैं हमारे, जैसे कि मैंने ग्रुप में ही डाला है, राइट। ट्रांसफॉर्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के सिर्फ 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, एक तो फाइन ट्यून और दूसरा रैग सिस्टम। तो ये 3 और ये 2 के ऊपर प्रोजेक्ट भी करेंगे हम, फाइन ट्यून के ऊपर भी और रैग के ऊपर भी। एक सिंपल प्रोजेक्ट है, 3-4 दिन में हो जाएंगे आपके। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और मैंने एक असाइनमेंट भी भेजी है, एक बार देख लेना आप। चलो, तो आज का क्लास का एजेंडा होगा ट्रांसफॉर्मर्स, वो भी पूरा डिटेल में नहीं, क्योंकि काफ़ी मैथमेटिकल टर्म्स है और उतना ज़रूरी भी नहीं है, कोई नहीं पूछता ट्रांसफॉर्मर्स, एक्चुअली पूछता ही नहीं है कोई। आपकी आवाज़ चली गई, मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बोल रहा था ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर एक सवाल मुझे तो पूछा, तो ट्रांसफॉर्मर्स और एलएसटीएम में क्या डिफरेंस है, लिख लो, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, और चलो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। चलो, अब ये ट्रांसफार्मर्स होते क्या है, ये हम पहले तो देख लेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है इन ट्रांसफार्मर्स का। तो मेनली ट्रांसफार्मर्स, नाम ही ये देखो ट्रांसफॉर्म, ये कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। ये क्या ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे कि ट्रांसलेट भी ये करता है ट्रांसफार्मर। अब ये भी काइंड ऑफ न्यूरल आर्किटेक्चर ही है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, जैसे कि अब ये इसको हमने कभी एक फ्रेंच वर्ड दे दिया या फिर किसी भी लैंग्वेज का एक वर्ड दे दिया, और इसमें इसके थ्रू अब ये जा रहा है, ये वर्ड, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। तो इसका कन्वर्ट होके आपको इंग्लिश में मिल रहा है सेंटेंस, आई एम ए स्टूडेंट। पहले ये सेंटेंस था, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म होके अब ये सेंटेंस मिल गया। अब यहाँ पे एक इनपुट है, राइट, ये एक इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये है आपका ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर जो बनता है, ये 2 चीज से बनता है।
ये बनता है एक एनकोडर और एक डिकोडर से। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एनकोडर इंटरनली क्या होगा, ये एनकोडर होगा, सॉरी EN, एक एनकोडर होगा और फिर ये डिकोडर के पास जाएगा। एनकोड होगा आपका ये इनपुट, एनकोडिंग में जाएगा, फिर डिकोडिंग में जाएगा, और ये होने के बाद आपका आउटपुट मिलेगा आपको जो भी है। अब यहाँ पे एक ही इनपुट और एक ही सॉरी एक ही एनकोडर और एक ही डिकोडर है क्या? ट्रांसफार्मर में नहीं है। यहाँ पे 6 इनकोडर्स है और 6 डिकोडर्स बनाए उन्होंने इस आर्किटेक्चर में। ये जो न्यूरल आर्किटेक्चर है यहाँ पे, अब इसी को अभी एक्सपांड थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे हम। ये एनकोडर अब एक नहीं है एक्चुअली, ये इंटरनली देखा जाए तो ये 6 है। तो यहाँ पे एक एनकोडर, फिर एक एनकोडर, यहाँ पे एक एनकोडर, यहाँ पे एक एनकोडर, यहाँ पे एक एनकोडर, कितने हुए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक एनकोडर। ऐसे 6 एनकोडर्स होते हैं। जो इनपुट आता है ना ये वाला हमारा, ये यहाँ इस वाले में जाता है पहले एनकोडर में। फिर जो इसका आउटपुट है एनकोडर का, ये आउटपुट इसमें जाता है, इस वाले में। फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक जाता है, और ये फिर यहाँ भेज देता है डिकोडर में। यहाँ पे एक फिर डिकोडर होगा, यहाँ पे एक 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 डिकोडर होगा, 1 3 4 5 और ये 6। और ये इसका जो आउटपुट है हर डिकोडर में जाएगा पैरेलली ऐसे। अब ये डिकोडर्स क्या करेंगे, आपको एक आउटपुट दे देंगे सब मिला के। तो एनकोडर एक होता है, एनकोडर क्या करता है, एनकोड करता है, और ये ऐसा मान के चलो कि ये डेटा आ गया है, ये एनकोड कर दिया छोटे डायमेंशन में, और फिर उसको डिकोड कर रहा है इस टाइप, फिर से वो सेम फॉर्म में लेके आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा कॉम्प्रेस हो रहा है और लैटेंट स्पेस में जा रहा है, और फिर डिकम्प्रेस हो रहा है, और फ्रॉम दैट लैटेंट स्पेस वी आर रिकंस्ट्रक्टिंग, काइंड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। मेनली ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हमने वो यूज किया था, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में LSTM यूजिंग ट्रांसफार्मर। अब ये एग्जैक्ट एनकोडर होता क्या है, ये वाला जो है वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है इसका, अब ये देखेंगे आगे की स्टेप में। अब एनकोडर में 2 लेयर्स मेनली होते हैं किसी भी एनकोडर में। अब ये एनकोडर है तो ये, अब इसी को उसको एक्सपांड कर रहा हूं मैं उस एनकोडर को। अब यहाँ पे एक होगा सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पूरा रिवोल्यूशनाइज जो हुआ है NLP एरिया इस 7-8 साल से, 7-8 साल में, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। तो एक पेपर भी पब्लिश हुआ था 2017 में, अटेंशन ऑल यू नीड बोल के। अगर वो समझ पाए तो समझ लेना, नहीं तो छोड़ देना, वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये काफी रिवोल्यूशनाइज्ड पेपर था, अटेंशन ऑल यू नीड। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता दूंगा थियोरेटिकली। इवन इसकी वर्किंग हम देख सकते हैं, बट इसकी वर्किंग एक तो कोई पूछता नहीं है, और खामखा क्यों फिर उसमें जाना है, हमें पूछता भी नहीं और लगती भी नहीं है कहाँ, और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे ये हो रहा है। और यहाँ पे एक नॉर्मल अपना फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है सेकंड स्टेप में, इस टाइप होता है वो आर्किटेक्चर उसका, एनकोडर का। ये करता है एनकोडिंग, और इसका ये जो है यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं। अब कुछ रैंडम वर्ड्स है, आई एम राजेश,
ऐसे करके कुछ वर्ड्स है, तो इसका कन्वर्जन 512 डायमेंशन में होगा, हर एक वर्ड का कन्वर्जन। और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वर्ड टू वे की एम्बेडिंग टेक्निक्स यूज की है। अब ये यूज करके यहाँ पे कुछ डायमेंशन मिलेंगे आपको, कुछ नंबर्स मिलेंगे, वो नंबर्स पास होंगे सेल्फ अटेंशन लेयर में। सेल्फ अटेंशन लेयर से फिर वो उसका इसका जो आउटपुट होगा, ये इसका एक कुछ ना कुछ तो आउटपुट होगा, उस इसका आउटपुट फिर से हम न्यूरल नेटवर्क में भेज रहे हैं, और इसका एक आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, इसका भी एक डायमेंशन होगा। तो ये आउटपुट अगले एनकोडर के लिए जाएगा, फिर जो हमने पिछली बार देखा है, ये वाला सिनेरियो, ये हर एक एनकोडर से जा रहा है ना, राइट। तो ये भी हर एक एनकोडर से जाएगा। अब ये वाला होगा उसका, नए एनकोडर का इनपुट ये वाला होगा, राइट। फिर से ये नहीं होगा। ऐसे ऐसे करते करते हम उसको 6 डिफरेंट डिफरेंट एनकोडर से पास करेंगे। तो एनकोडर का आर्किटेक्चर इस टाइप है, फीड फॉरवर्ड एक होगा, एक सेल्फ अटेंशन होगा, और डिकोडर। फिर ये आगे ये करते 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 हम आगे जाएंगे, और ये लास्ट वाला एक देखा था आपने, राइट, ये वाला ये भेजता है इस डिकोडर को एज ए इनपुट। तो मान के चलो कि ये सिक्स्थ वाला है नीचे से, तो ये भेज रहा है अब अपने डिकोडर को। अब ये डिकोडर है आपका। अब डिकोडर का आर्किटेक्चर फिर से सेम है। डिकोडर का आर्किटेक्चर यहाँ पे भी सेल्फ अटेंशन है, सेल्फ अटेंशन है। यहाँ पे है एनकोडर डिकोडर अटेंशन, ये क्लियर एक्स्ट्रा है यहाँ पे, एनकोडर डिकोडर अटेंशन। ये भी एक न्यूरल नेटवर्क है। और फिर फाइनली ये सेम फीड फॉरवर्ड, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये फाइनल आउटपुट ऐसे निकल के आएगा। और ये जो इनपुट है, ये वाला इनपुट है, यहाँ से जो भी आ रहा है ये वाला, हम यहाँ पे ऐसे पास कर रहे हैं इसको डिको। तो जनरली जैसे मैंने बताया कि इनपुट क्या होता है, इनपुट फॉर एनकोडर। इनपुट फॉर एनकोडर क्या है, इसको इनपुट क्या दे रहे हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्ड्स दे रहे हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिखा देखा है, तो एग्जांपल क्या है, कैसा, देखो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ एक डायग्राम। तो ये एक्चुअली इस टाइप है। आपके पास 3 शब्द थे पहले, तो जेई, उसकी कुछ एम्बेडिंग्स तैयार होंगी ऐसे इस टाइप। अब ये एम्बेडिंग्स क्या तैयार होगी, 512 डायमेंशंस की तैयार होगी। क्यों तैयार होगी 512, क्योंकि इन्होंने इंटरनली वर्ड टू वेक एम्बेडिंग्स टेक्निक यूज की है। तो ये हर शब्द के लिए हम देखो यहाँ पे 512 डायमेंशन में उस वर्ड को कन्वर्ट करते हैं, एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसका कन्वर्जन एक नंबर में कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे फिर x1, इसको बोलेंगे x2, और एक शब्द था तीसरा, आई एम स्टूडेंट वाला, और ये है इटूडियंट। तो हर एक शब्द की क्या हो रही है, यहाँ पे एम्बेडिंग क्रिएट कर रही है, हो रही है। और इस एम्बेडिंग को हम भेज रहे हैं यहाँ पे, देखो अब एनकोडर में, यहाँ पे। और ये पैरेलल प्रोसेस है, सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे। अब एलएसटीएम में एक नुकसान क्या था, क्या होता था, एक ही वर्ड, वन बाय वन हम वर्ड भेज रहे थे उसको, तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस हो रही थी वहां पे। अब यहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं होती, यहाँ पे पैरेलल होती है, सारे वर्ड्स एक ही टाइम में जाते हैं अंदर। देखो यहाँ पे एक एक ही एट टाइम T1 ही जा रहे हैं सब, और ये जाएंगे सेल्फ अटेंशन लेयर में।
सेल्फ अटेंशन लेयर। अब ये क्या करता है, ये जो सेल्फ अटेंशन न्यूरल नेटवर्क है, ये कन्वर्ट करता है आपके इस वाले, ये जो मेन 512 डायमेंशन वाले वर्ड्स को थोड़ा सा कम लेस डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है एक छोटे से मैट्रिक्स के साथ। वो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वो छोटा मैट्रिक्स बनता है यहाँ पे। मैं वो भी आपको एक 2 मिनट में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है इस वाले में, और यहाँ पे थोड़ा सा कम डायमेंशन। कम कितना, तो कम शायद 60 या 70 डायमेंशन का ही मिल रहा है हमें। इतना कम होके जा रहा है। 512 डायमेंशन जो थे हमारे, वो कम होके अब काफी 60 70 डायमेंशन, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं आ रही है, तो काफी कम कम होके जाता है। और फिर इस, ये जो है, ये एज इनपुट जाता है कौन से लेयर में, कोई बताएगा? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड। ये जाएगा आपका फीड फॉरवर्ड में। ये अपना नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इसमें जाएगा। और इसका एक आउटपुट तैयार होगा। ये फिर से इसका आउटपुट, अब इसको R1 कहो या जो भी कहने का हो, R1। और इसका एक आउटपुट होगा अब R1, R2, R3। तो यहाँ पे जो सारे वर्ड्स है वो पैरेलल प्रोसेस हो रहे हैं। LSTM में एक ही वर्ड देखो आप, बार बार प्रोसेस होता है। तो ये 3 गेट थ्रू जाता है। कोई किसी को पता है 3 गेट वहां पे जो मेमोरी सेल है? हम्म, फॉरगेट लेयर है। वेरी गुड। फॉरगेट गेट या फॉरगेट लेयर। फिर इनपुट और आउटपुट। ये मेमोरी सेल में 3 गेट्स रहते हैं, राइट? वो हमने देखा था पिछले बार। और हर वर्ड 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 जाता है, सीक्वेंस में जाता है। बट यहाँ पे सीक्वेंस में जाता है क्या? नहीं, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेस हो रही है सारे वर्ड्स की। तो ये काफी फास्टर मैकेनिज्म है। हम्म, चलो, तो अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? काफी यूजेस है इसके। तो एक तो हमने अभी देखा है, राइट? ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है ये आर्किटेक्चर। हाँ, ये एक बात भूल गए। अब ये जो इसका, ये जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट होगा अगले इसमें, अगले एनकोडर में, राइट? क्योंकि आपको पता है वो 6 एनकोडर्स है। ऐसे करते करते वो आगे जाएगा। अब उसके एप्लीकेशंस क्या है? तो एक तो क्वेश्चन आंसर सिस्टम है, इसमें बना सकते हैं आप। आप इससे लिखवा भी सकते हो कुछ नया, जैसे स्टोरी राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, पोएम राइटिंग हो गया, ऐसे भी करके उसको आप। और यही तो बेस है अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का आपके। चैट जीपीटी को बोलो कि पोएम तैयार करे, वो पोएम तैयार कर देगा आपके लिए।
क्वेश्चन आंसर्स हो गया, ट्रांसलेशन जो हमने अभी देखा एग्जांपल, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस, चैट विथ ह्यूमंस, चैट बोर्ड बनाना, ये भी काम कर सकता है वो। तो यहाँ पे एक लिखा है, देखो पैसेज में पढ़ के दिखाता हूँ। इन अ नटशेल व्हाट डज अ ट्रांसफार्मर डू। तो इमेजिन दैट यू आर राइटिंग अ टेक्स्ट मैसेज ऑन योर फोन. After each word, you may get three words suggested to you. For example, if you type hello, how are, on the phone may suggest words like you, your as a next word. Of course, if you continue selecting the suggested word in your phone, you will quickly find that the message formed by these words makes no sense. If you look at each set of 3 to 4 consecutive words, it may make sense, but these words doesn't concatenate to anything with a meaning. This is because the model used in the phone doesn't carry the overall context of the message. It simply predicts which word is more likely to come up after the last word. Transformers, on the other hand, keep tracks of the context of what is being written, and this is why the text that they write makes sense. तो यहाँ पे जो होता है, आपको अभी एक बात समझ में आ गई, कंटेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब कंटेक्स्ट सेव करने के लिए हम अटेंशन लेयर यूज करते हैं। अटेंशन मतलब क्या होता है? अटेंशन जो ये न्यूरल नेटवर्क है वो यही काम करता है बेसिकली, कि वो कंटेक्स्ट सेव करता है। तो आप बोलेंगे कि ये कंटेक्स्ट कैसे सेव करता है? तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ इस कंटेक्स्ट का और अटेंशन मैकेनिज्म का। जनरली क्या होता है, हमारे जो पहले प्रीवियस मॉडल्स थे वो कुछ नंबर्स असाइन करते थे, उनको कंटेक्स्ट पता नहीं चलता था कि क्या कंटेक्स्ट में वो लिख रहे हैं। जैसे एलएसटीएम भी हो गया, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव करता था, बट वो कंटेक्स्ट उतना सेव नहीं करता है, उसको पता नहीं चलता है। अगर बैंक शब्द 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, अलग अलग वे से आ गया, तो वो पता नहीं चलेगा उसको कि वो एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि मैं एक सेंटेंस देता, 2 सेंटेंस हम देखेंगे। सेंटेंस 1 है द बैंक ऑफ रिवर, और सेंटेंस 2 है मनी इन द बैंक। तो अब आपको ये पता चला कि यहाँ पे 2 वर्ड्स बैंक है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है। द वर्ड बैंक appears in both, but with different definitions. In sentence this one, we are referring this bank word to the land at the side of river, and in the second one, this bank is a kind of institution that holds money, right? The computer has no idea on this, तो अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है? तो इट सीम्स दैट द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस कैन कम अप टू आवर रेस्क्यू। तो ये क्या बोल रहा है आर्टिकल, कि ये जो बाकी वर्ड्स है, जैसे कि ये वर्ड हो गया और ये वर्ड हो गया, ये हमारे काम के हैं। अब ये कंटेक्स्ट दे रहे हैं, इसको मीनिंग दे रहे हैं, इस वर्ड को, बैंक को। फॉर द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड द एंड ऑफ डू अस नो गुड, ये किसी काम के नहीं है, ये दोनों वर्ड्स द और ऑफ। बट द वर्ड रिवर is the one that is letting us to know what we are talking about, the land at the side of the river.
Similarly, in sentence 2, the word money is the word that helping us to understand that the word bank is now referring to the institution that holds the money. तो अब ये attention layer कर क्या रहा है? What attention does it? It moves the word in a sentence closer to the word embedding. The word bank in the sentence money in the bank will be moved closer to the word money. ये क्या करेगा अब? ये मनी के नजदीक जाएगा ये एम्बेडिंग क्रिएट करते वक्त. एंड द वर्ड बैंक विल बी क्लोजर टू द वर्ड रिवर. और ये जो बैंक है अब ये रिवर के क्लोज बनेगा. That way, the modified word bank in each two sentences will carry some of the information of neighboring words. अब ये जो कंटेक्स्ट बन रहा है, ये जो नई अब एम्बेडिंग बन रही है, इसके क्लोज होगी, इस रिवर के क्लोज होगी इसकी एम्बेडिंग. तो एक कंटेक्स्ट सेट हो रहा है. अब पहले ये इंडिपेंडेंट एम्बेडिंग होती थी, जो हमने वर्ड टू वेक में भी की एम्बेडिंग क्रिएट पहले स्टेप में, वो इंडिपेंडेंट है, सारे वर्ड्स की इंडिपेंडेंट मीनिंग है. बट नेक्स्ट ये अटेंशन मैकेनिज्म से जाने के बाद अब यहाँ पे जो आ रहा है ये अटेंशन मैकेनिज्म है. और अटेंशन को हम क्या कर रहे हैं, कि एम्बेडिंग दे रहे हैं, राइट. 512 डायमेंशन की एक ही वर्ड लेंगे अब आपको समझने के लिए. तो एक ही वर्ड आएगा यहाँ पे, वो 512 एम्बेडिंग वाला होगा. ये वर्ड है बैंक. अब ये अलग है वर्ड. ये रिवर भी अलग वर्ड है, अलग वर्ड जाएगा इसमें. रिवर भी इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग एम्बेडिंग्स बना रहा है. इसकी भी 512, इसके भी डायमेंशन अलग. ये सब कुछ इसमें जा रहा है अटेंशन में. अब यहाँ पे जो एम्बेडिंग निकल के सामने आ रही है, वो अब बैंक की एम्बेडिंग जो तैयार होगी वो रिवर के एम्बेडिंग से काफी क्लोज तैयार होगी. ये नई एम्बेडिंग जो जेड लिखी थी हमने, और रिवर की भी एम्बेडिंग बैंक एम्बेडिंग से नजदीक तैयार होगी, ये वाली. तो ये वाला हो रहा है यहाँ पे कंटेक्स्ट सेट हो रहा है काइंड ऑफ. That way, the modified word bank in each of the two word sentences will carry some of the information of neighboring words, adding context to it. The attention step used in transformer models is actually much more powerful, and it's called multi-head attention. In multi-head attention, several different embeddings are used to modify the vectors and add context to them. Multi-head attention has helped language models to reach much higher level of efficacy when processing and generating text. बेसिकली अटेंशन लेयर अब ये काम कर रहा है. ये कंटेक्स्ट ऐड कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट था. बाकी तो सब कुछ पता है आपको. अब क्या क्या पता है आपको, फिर से एक बार हम देखेंगे वो भी चीजें. सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले होता है टोकनाइजेशन. उसका कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं हम, आई एम अ स्टूडेंट लिख दिया था, आई एम स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट. तो अब इसका कन्वर्जन टोकनाइजर में होगा. टोकनाइज करेंगे हम, मतलब क्या, हर एक वर्ड अलग अलग करेंगे. ये टोकन है, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, 4 टोकन हो गए. तो ये टोकनाइज करने के बाद उसके बाद एम्बेडिंग तैयार होगी, हर एक वर्ड की एम्बेडिंग 512 डायमेंशन में वर्ड टू वेक्स की मदद से, राइट. तो ये जनरली मैकेनिज्म अब कैसे चलेगा, इस टाइप. फिर से हम ड्रॉ करते हैं उसको. ये इनपुट इनपुट जैसे कि राइट स्टोरी. अब ये कुछ चैट जीपीटी टाइप बना रहे हैं हम, राइट स्टोरी बोल के उसको भेज दिया हमने. अभी यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, पहली स्टेप में जा रहा है वो टोकनाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे टोकनाइजेशन के बाद हो रही है एम्बेडिंग क्रिएट. फिर होती है पोजिशनल एम्बेडिंग.
सॉरी, पोजिशनल एनकोडिंग। अब ये पोजिशनल एनकोडिंग का आउटपुट जाता है यहाँ पे अटेंशन, यहाँ पे इस वाले अटेंशन में। अगर काफी डिटेल में देखा है आर्किटेक्चर तो कुछ इस टाइप होता है। फिर जाएगा फीड फॉरवर्ड में, फिर से अटेंशन, फिर से फीड फॉरवर्ड, फिर से अटेंशन, फिर से फीड फॉरवर्ड। ये 6 में जाएगा, राइट, अलग अलग। अब फिर उसका आउटपुट सॉफ्ट मैक्स फंक्शन में जाएगा। उसके भी पहले ये जाएगा आपके डिकोडर्स में, और डिकोडर से होते हुए फाइनली आपके एक्टिवेशन फंक्शन में सॉफ्ट मैक्स में जाएगा, और फिर उसका आउटपुट आएगा। दिस टाइप। अब और एक आर्टिकल हम देख लेंगे इसका। देखो यहाँ पे हमने ये देखा है, पहले तो ये इनपुट होगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, आउटपुट मिलेगा हमें। यहाँ पे एक पेपर भी दिया है उन्होंने 2017 का, गूगल का। हर कोई इसी से सिखाता है, राइट। अटेंशन इज ऑल यू नीड। ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर ये हमने देखा है। हाउ आर यू, उसका कन्वर्जन कुछ किस किस लैंग्वेज में हुआ है। इंग्लिश, फॉर इंस्टेंस, इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट इट्स इन ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ठीक है, कोई तो हो गया हो। डाइव इनटू हाउ आर यू, जनरल आउटपुट, ट्रांसलेट, ट्रांसलेटेड सेंटेंस, ये हो गया आपका। एनकोडर से जा रहा है, डिकोडर से जा रहा है, और फिर आपका आउटपुट आ रहा है। बट ये 6 इनकोडर से, 6 डिकोडर से। देखो यहाँ पे वो दिखा है। अब यहाँ पे तो एन लिखे है, बट उन्होंने तैयार करते वक्त यहाँ पे देखो 6 एनकोडर्स और 6 डिकोडर्स किए हैं तैयार। ओरिजिनल आर्किटेक्चर। अब आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बट ओरिजिनल पेपर में वो 6 बनाए थे उन्होंने। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है एनकोडर में, और एनकोडर का वर्कफ्लो कैसा है, तो यहाँ पे लिखा है देखो। यहाँ ये समझाया नहीं मैंने आपको कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कि the encoder is a fundamental component of transformer architecture. The primary function of the encoder is to transform the input tokens to into contextualized representations. तो एनकोडर क्या कर रहा है बेसिकली, कि वो एक एक वर्ड के अलग अलग डायमेंशन बन रहे थे, पहले वो इंडिपेंडेंट बन रहे थे। उसको कंटेक्स्ट नहीं पता था आगे पीछे वाला क्या वर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से नजदीक लाना वो वर्ड को, राइट। जैसे कि अब पहले भी हमने एक एक बार पढ़ा था कि जैसे क्वीन और क्वीन की एम्बेडिंग्स वो नजदीक नजदीक है, राइट। कैट और किटन्स की नजदीक नजदीक है एम्बेडिंग, ऐसे है। तो हमें वो पता चलता है कि ये नजदीक है ये एम्बेडिंग। वैसे ही ये कंटेक्स्ट सेट करना काफी जरूरी है। और ये कंटेक्स्ट सेल्फ अटेंशन लेयर फिक्स करता है, वो वर्ड को क्या करता है उस यहाँ पे नजदीकी नजदीकी ये करता है। देखो यहाँ पे एक रिवर है, तो यहाँ पे उसकी बैंक है। अब यहाँ पे एक बैंक है, और ये मनी के लिए है। तो इनकी एम्बेडिंग्स नजदीक नजदीक है देखो, और इनकी
इनके कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, ये नजदीक नजदीक है। इस टाइप को कंटेक्स्ट सेट करता है। ये जो एम्बेडिंग तैयार होगी अब इसकी, पहले एम्बेडिंग इंडिपेंडेंट है बैंक की, अब जो एम्बेडिंग तैयार होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, इसकी काफी नजदीक होगी वो एम्बेडिंग। ये बैंक है, राइट, ये रिवर है। अब इसी इन दोनों की एम्बेडिंग मॉडिफाई होके अब इनमें काफी कम अंतर होगा, इन दो एम्बेडिंग्स में। पहले कितना भी अंतर रहने दो, वर्ड टू वेक वैसे भी यूज कर रहे हैं हम, वर्ड टू वेक वो 512 डायमेंशन में दे रहा है हमें, किसी भी वर्ड का रिप्रेजेंटेशन, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। वैसे तो बैंक का अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, रिवर का अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, उनमें कुछ कंटेक्स्ट है ही नहीं वैसे तो देखा जाए तो। बट अब क्योंकि अब ये सेंटेंस में आ गया है, हमारे इनपुट में आ गया है कंटेक्स्ट, इसके इसका कंटेक्स्ट अलग है, उस मनी वाले बैंक का कंसेप्ट अलग है, वो दोनों सेंटेंस आ गए हैं। अब इस टाइप वर्ड्स आते हैं तो ये कैसे हैंडल करता है, वही सीखा हमने अभी। तो ये क्या करता है फिर, इस बैंक, ये जो 512 ओरिजिनल एम्बेडिंग थी उसको चेंज करता है अब मैकेनिज्म, और उसकी एक नई एम्बेडिंग देता है, इसको एक नई एम्बेडिंग देता है, कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स बोलते हैं हम उसको, और इसको भी एक नई एम्बेडिंग देता है। अब ये दो एम्बेडिंग्स के कोऑर्डिनेट्स काफी नजदीक नजदीक होंगे ऐसे, क्योंकि ये सेम कंटेक्स्ट में यूज किया है, इनका कंटेक्स्ट सेम है। कंटेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए ये वर्ड है कंटेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन। पहले कहीं कहीं पर होता था क्या, नहीं होता था, कहीं पर भी नहीं होता था ये पहली बार गूगल वालों ने ये रिसर्च किया है। तो अर्लियर मॉडल्स दैट प्रोसेस टोकन्स इंडिपेंडेंटली, पहले सारे मॉडल्स क्या करते थे, टोकन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करते हो, कंटेक्स्ट में प्रोसेस नहीं होते थे। अब पहला शब्द कौन सा है, दूसरा बाद में क्या आ गया है शब्द, उसके अकॉर्डिंगली कंटेक्स्ट सेट नहीं होता था, वो टोकन तैयार नहीं होते थे। बट अभी वो होने लगे। द ट्रांसफॉर्मर एनकोडर कैप्चर्स द कंटेक्स्ट ऑफ ईच टोकन विथ रिस्पेक्ट टू एंटायर सीक्वेंस। तो इसका ये है आर्किटेक्चर बेसिकली, मल्टी हेड अटेंशन, एड नॉर्म, एड एंड नॉर्मलाइज, फीड फॉरवर्ड, फिर एड और नॉर्मलाइज, ये होता रहता है इसमें। अब इनपुट एम्बेडिंग्स पता है आपको, हाउ आर यू, इनपुट एम्बेडिंग्स तैयार किया आपने, x1 x2 x3 तैयार हो गई। ईच वर्ड इज एम्बेडेड इनटू अ वेक्टर साइज ऑफ 512, ये हो गया आपको पता है। अब ये फिक्स साइज का होता है क्योंकि उन्होंने इंटरनली वर्ड टू वेक यूज किया है, कहीं पे लिखा है क्या यहाँ पे, ठीक है लिखा भी नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, वर्ड टू वेक है। फिर पोजिशनल एनकोडिंग होती है। अब पोजिशनल एनकोडिंग क्या है, अभी एक एनकोडिंग एम्बेडिंग तैयार की हमने, फिर पोजिशनल उसकी एनकोडिंग तैयार होती है। Since transformers do not have a recurrence mechanism like RNN, they use positional encoding added to the input encoding to provide information about the position of each token in a sequence. This allows them to understand the position of each word within a sentence. तो पोजिशनल एनकोडिंग क्या है, वो पोजीशन, उनकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एनकोडिंग करते हैं। To do so, the researchers suggest employing a combination of various sine and cosine functions to create positional vectors, enabling the use of these positional vectors for sentence of any length. In this approach, each dimension is represented by unique frequencies and offsets of the wave, with the values ranging from -1 to 1, effectively representing each position. तो एक पोजिशन काइंड ऑफ तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ड वेक्टर है, उसका पोजिशनल एनकोडिंग हो गया, एम्बेडिंग विथ पोजिशनल कंटेक्स्ट बन गया आपका। फिर तीसरे में आता है एनकोडर लेयर्स, ये मल्टी हेड अटेंशन, एड नॉर्म, ये फीड फॉरवर्ड, फिर एड नॉर्म, और फिर फाइनली Z1 Z2 Z3।
फाइनल तैयार किया था हमने, वो वर्टिकल सिर्फ इमेज देखी थी हमने, ये हॉरिजॉन्टल है। और इसमें ये दो नहीं थे पहले में, सीधा ये मल्टी हेड अटेंशन और फीड फॉरवर्ड और फिर डायरेक्टली ऐड और नॉर्म एडिशन नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करते थे। वो करना है तो आप ये भी स्टेप ऐड कर सकते हो अगर आप बेसिक से बना रहे हो तो। वैसे तो हम बेसिक से नहीं बनाते, मतलब स्क्रैच से नहीं बनाते आर्किटेक्चर, हम डायरेक्टली मॉडल्स यूज कर रहे हैं। जो भी ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल है वो डायरेक्ट मॉडल यूज करते हैं हम। सिर्फ आपको बैक एंड का वर्किंग थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कंटेक्स्ट कैसे आ रहा है, उसको कंटेक्स्ट कैसे मालूम हो रहा है आजकल के मॉडल्स को। जैसे चैट जीपीटी है, सब कुछ सब मॉडल्स है। पिछली बार क्या बोला था आपने, वो कंटेक्स्ट देखो, वो सेव करता है, उसको पता होता है कि आपने वो किस कंटेक्स्ट में बोला है उसको। मतलब वो रिमेम्बर करता है हमने पिछले पहले क्या बोला, बाद में क्या रिमेंबर बोला। तो एलएसटीएम भी करता है, बट वो कंटेक्स्ट भी हाँ, पता होता है उसको, ये अलग सा एडेड एडवांटेज है इसका। ये वो क्या भी बोल रहे हो ये बट करता है। वो किस हाँ, कंटेक्स्ट में बोल रहा है वो भी पता होता है। जैसे कि चैट जीपीटी को आपने कोड दिया, उसके बाद वो कोड नोटबुक में रन करने के बाद आपको एरर आया, एरर सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, तो ये इसको ये पता होता है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है, प्लस कंटेक्स्ट भी उसको पता होता है कि क्या कंटेक्स्ट में आपने उसको वैल्यू एरर जो भी मैसेज था वो कॉपी पेस्ट किया है। मतलब वो पुराना भी याद रखता है, प्लस उसका कंटेक्स्ट भी याद रखता है कि क्या कंटेक्स्ट में लिख रहा है वो बंदा, राइट। तो फिर से वो मॉडिफाई करके दे देगा आपको स्क्रिप्ट, आपको नया नहीं बताएगा वो कि नया क्वेश्चन आ गया और फिर से बताता हूं मैं, नहीं, वो कंटेक्स्ट भी सेव करता है, प्लस एलएसटीएम का भी उसके पास एडेड एडवांटेज है, दोनों है यहाँ पे। अब ये मल्टी हेड वगैरह ये सब कुछ आप देख सकते हो खुद से कि ये हो क्या रहा है अंदर। जैसे कि मैंने पहले बार बताया था आपको कि ये जो Z1 Z2 Z3 हो रहा है वो कम डायमेंशन है, 512 नहीं है यहाँ पे। अब डायमेंशन कम हो गए, 60-70 डायमेंशन हो गए इसके, 64 या समथिंग। तो ये डायमेंशन कम होने का रीजन क्या है, ये कम क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन जनरली हो रहा है। तो यहाँ पे वो लिखा है सॉफ्ट मैक्स स्केल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट, मैथमोल ऑपरेशन हो रहा है, और उससे एक 3 वैल्यू जनरेट हो रही है बेसिकली, क्यू के वी, क्वेरी की और वैल्यू जनरेट हो रही है। डॉट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे हो रहा है क्या नहीं, क्वेरी, कीज कीज के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर बाद फाइनली स्कोर्स मिल रहे हैं आपको। ये अलग अलग प्रोसीजर चल रही है, हमें देखने की उतनी इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो स्कोर्स को डिवाइडेड बाय डीके में कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, रिड्यूसिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अटेंशन स्कोर्स, मैग्नीट्यूड रिड्यूस करने के लिए स्केलिंग, बेसिकली वो स्केलिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। ये होने के बाद और फिर फाइनली इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स बना रहे हैं आप, सॉफ्ट मैक्स में डाल रहे हैं उसको, एक फाइनली ये एक मैट्रिक्स आएगा। और फिर यहाँ पे सॉफ्ट मैक रिजल्ट्स और वैल्यू वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन करके आउटपुट आ रहा है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जाना है किसी को तो अब आपको मैंने उतना इनेबल कर दिया है कि आप ये आर्टिकल अगर आपने पढ़ लिया खुद भी तो आप समझ पाओगे इजीली एग्जैक्टली हो यहाँ पे हो क्या रहा है। या फिर कृष्ण नायक की एक जो 1-1.5 घंटे का वीडियो है, वो भी आपने देख लिया तब भी काम चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इनकोडर इनपुट एम्बेडिंग्स, फिर मल्टी अटेंशन लेयर में जा रहा है, ऐड नॉर्म हो रहा है, फीड फॉरवर्ड का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है डिकोडर में। फिर डिकोडर का ये क्या है कि यहाँ पे इसका आउटपुट एम्बेडिंग्स, मास्क मल्टी हेड अटेंशन, यहाँ पे भी अटेंशन मैकेनिज्म, ऐड नॉर्म अटेंशन, फिर से ऐड नॉर्म, फिर से फीड फॉरवर्ड, सेम है आर्किटेक्चर जनरल। देखो यहाँ पे अटेंशन यहाँ पे भी है, फीड फॉरवर्ड यहाँ पे भी है, सेम सिमिलर लिनियर
एक लेयर ऐड कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन, सॉरी लीनियर, इसका डिकोडिंग काइंड ऑफ, या फिर ये बोल सकते हो कि फ्लैटनिंग, फिर सॉफ्ट मैक्स और फिर आउटपुट। और ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स कौन से हैं? तो गूगल ने बर्ट एक निकाला था, ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं। अभी तक आपने वो देखा क्या कि बर्ट की इंटरनल वर्किंग कैसी है क्या नहीं? हमने डायरेक्टली यूज किया था एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के लिए बर्ट। और सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी इसी टाइप अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। बर्ट तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इंपोर्ट बर्ट और बर्ट के ऊपर बर्ट यूज करके एम्बेडिंग्स क्रिएट करना। एम्बेडिंग के लिए यूज होता है जनरली, राइट? या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह के लिए भी यूज होता है बर्ट मॉडल। चैट जीपीटी, जीपीटी, इसमें भी यही मैकेनिज्म यूज किया है, ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं स्क्रैच से, वो भी सिखाया है इन्होंने बाय यूजिंग टॉर्च। अभी तक हमने केराज और टेंसर फ्लो देखी है, टॉर्च नहीं देखी है। अब आपके लिए वो एक्सरसाइज होगी, होमवर्क होगा कि आप पाइटॉर्च खुद से सीखो। वही सेम कोड आप पाइटॉर्च में भी कर सकते हो, जैसे कि केराज टेंसर फ्लो में करते हो। मल्टी हेड अटेंशन ये इंटरनल है उसका, जो उन्होंने कोड लिखा है। हम तो डायरेक्टली बर्ट इंपोर्ट करते हैं और फिट करते हैं। बैक एंड में कुछ इस टाइप दिखता है वो, स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, स्प्लिट हेड्स, कंबाइन हेड्स, फॉरवर्ड, फिर फॉरवर्ड में जाएगा, ये सब कुछ इन्होंने तैयार किया है ये वाला। फिर मल्टी हेड अटेंशन, फिर स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट, कैसे कैसे हो जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सबका ये कोडिंग यहाँ पे लिखा है उन्होंने। पोजिशनल इनकोडिंग कैसे हो रही है, इनिशियलाइजेशन। हम एज अ डेटा साइंटिस्ट या ए आई एम एल इंजीनियर इस कोड में कुछ खास ये तो मॉडिफाई करते ही नहीं है हम, उतना वक्त भी नहीं रहता है हमारे पास उसको मॉडिफाई करके और खुद का कुछ न्यूरल नेटवर्क तैयार करें। और डायरेक्टली हम बर्ट यूज करते हैं। तो ये इंटरनली कैसे बैकएंड में लिखा है उन्होंने कोड ट्रांसफार्मर का, तो ये है वो। यहाँ पे किसी को देखना ही है तो देख सकता है, 2 दिन लग जाएंगे, बट आपका ट्रांसफार्मर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये आर्टिकल प्लस ये कैसे तैयार किया है वो कोड। और जितना मैंने अभी समझाया आपको उतना सब मोर देन सफिशिएंट है। 1 घंटा आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का बताने में लगा है मुझे। तो अगर ये पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम करते बैठे तो ये 2-3 दिन खाएगा हमारे, तो उतना नहीं करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, करना है किसी को तो कर सकता है ये 2 आर्टिकल पढ़ के। या फिर अभी जितना मैंने समझाया उतना भी अगर याद रहेगा आपको तब भी चलेगा, तभी कोई इशू नहीं है। यही मैकेनिज्म, ये कंटेक्स्ट वगैरह समझने के लिए एलएलएम्स भी वही करते हैं। सारे एलएलएम्स काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ही है। और 1-2 टॉपिक बचते हैं हमारे। फाइन ट्यून वाला, फाइन ट्यून का मतलब रीट्रेनिंग है फिर से। फाइन ट्यून क्या है? रीट्रेनिंग है, रीट्रेनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उसी को बोलते हैं हम फाइन ट्यून। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल से
वो खुद की लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने जो भी कॉर्पस क्रिएट किया है उसके ऊपर ट्रेंड होते हैं। तो हमारे कंपनी में अगर कुछ अलग चल रहा है तो उसके ऊपर तो ट्रेंड नहीं होंगे, तो उसके लिए फिर से इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, चैट जीपीटी को या फिर ऐसे मॉडल्स को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लामा है, जैसे लामा यूज कर रहे हो आप, तो लामा 3 मॉडल, ये मेटा का मॉडल है, फेसबुक वालों का लामा 3। अभी काइंड ऑफ चैट जीपीटी जैसा ही है, बट चैट जीपीटी से कम एक्यूरेसी है उसकी, बोल सकते हो आप। उसकी काफी हाई है, इसकी काफी कम है एक्यूरेसी। उस वजह से कुछ कोई फेमस नहीं हुआ है बाकी मॉडल, चैट जीपीटी ज्यादा फेमस हो गया। अब इसका भी एक बेटर मॉडल वर्जन आता है 70 बिलियन वाला। अब इसको आप ट्रेन कर सकते हो, फिर से फाइन ट्यून कर सकते हो। अब फिर से फाइन ट्यून करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आपके वो नॉर्मल मशीन में हो जाएगा फाइन ट्यून। काफ़ी हेवी मॉडल्स है, हमारी मशीन में नहीं होते मॉडल्स फाइन ट्यून। अब उनको लगते हैं टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट लगते हैं। जीपीयू के ऊपर भी वो जनरली ट्रेन नहीं होते, कुछ कुछ होते भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। 8 मिलियन वाले होते हैं, आप वो देख सकते हो। 8 मिलियन जो पैरामीटर, सॉरी 8 बिलियन, 8 बिलियन वाला हो जाएगा आराम से 10-15 GB में। बट बाकी जो इतने बड़े बड़े होते हैं वो नहीं होते, उनके लिए टीपीयू लगता है फिर। और टीपीयू भी नहीं लगता उनके लिए मशीन्स भी ज़्यादा लगती है, सिर्फ एक मशीन का काम नहीं, हो पैरेललाइज करना पड़ता है वो। तो आपके लिए भी होमवर्क है कि टीपीयू क्या होता है वो समझ लेना। टीपीयूज, जीपीयू पता है, सीपीयू पता है आपको, टीपीयू क्या होते हैं। टीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है इन मॉडल्स को। और ये करने के लिए जैसे रे आर्किटेक्चर भी है, वो भी एक बार पढ़ लेना, रे, RAY, रे आर्किटेक्चर। पैरेलली पढ़ना शुरू कर दो इसको, काफी एडवांस है ये। उसकी कॉस्टिंग भी आती है, कॉस्टिंग करने के लिए भी, देखने के लिए भी काफी सारी लाइब्रेरीज अभी डेवलप हुई है। जैसे टोकन कॉस्ट है, LLM कॉस्ट है। यहाँ पे देखो टोकन कॉस्ट, अभी ये कितना आप भेज रहे हो, कितना रिप्लाई में आ रहा है, उस सब की वो कॉस्टिंग करके देखो यहाँ पे दिखी है। इनपुट की और आउटपुट की, इनपुट भेजने के बाद भी अलग सी कॉस्टिंग लगती है, आउटपुट मिलने के बाद भी अलग सी कॉस्टिंग लगती है, हाँ? तो इनपुट और आउटपुट की कॉस्ट, मतलब आप चैट जीपीटी को कुछ भेज रहे हो और चैट जीपीटी आपको भेज रहा है। आप बोलोगे कि मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन है चैट जीपीटी का, बट मुझे तो कॉस्टिंग ऐसी नहीं लगती। तो इंडिविजुअल यूज के लिए नहीं लगती, जब आप उसका एपीआई लेते हो ना, एपीआई की, और सॉफ्टवेयर में आपके डालते हो, तब वो शुरू होती है कॉस्टिंग। यूआई के लिए नहीं है वो, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जब आप उसका यूज करते हो किसी भी एसडीके में, तब उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। और $10 और $30 होती है कुछ, पर 10 मिलियन टोकन्स के लिए। मिलियन टोकन्स में बोलते हो, शब्द कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे, ये कंप्लीशन है। और कंटेंट आपने दिया है हेलो वर्ल्ड, तो उसने एक रिप्लाई भेजा है आपको कि हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। तो ये प्रॉम्प्ट है, कंप्लीशन है। कंप्लीशन मतलब उसका रिप्लाई, प्रॉम्प्ट मतलब अपन क्या दे रहे हैं उसको, अपना रोल क्या है। आप, हम यूजर है उसके, सॉरी, ये रोल क्या है आपका, यूजर है, और ये कंटेंट जो भी आप भेजते हो उसको। तो उन दोनों का कॉस्टिंग लगता है, प्रॉम्प्ट का कॉस्टिंग अलग लगता है, प्रॉम्प्ट और कंप्लीशन का अलग लगता है। उसका जो भी आउटपुट आता है हमारे पास, उसका अलग होता है कॉस्टिंग। तो आप चेक कर लो कॉस्टिंग, $10, $30 ऐसा होता है। तो टोटल $40 होता है पर 10 मिलियन टोकन्स। हाँ, 20 मिलियन टोकन्स, 10 10, 10 फॉर प्रॉम्प्ट, 10 फॉर कंप्लीशन। तो फेसबुक एक का, समझ में आया कि हम हम्म,
नहीं, समझ हम उसको प्रॉम्प्ट पूछ रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग समझ में आ रही, लेकिन वो हमें आउटपुट दे रहा है, तो उसकी भी कॉस्टिंग क्यों लगाते हैं? हाँ, उसकी कॉस्टिंग लगती है। अब क्यों लगाते हैं वो तो नहीं पता है, बट लगाते हैं। क्वेश्चन आंसर दोनों की कॉस्टिंग होती है यहाँ पे। सर ये तो बहुत महंगी पड़ जाती होगी। अरे बहुत महंगी है। पता नहीं क्या क्या हाँ, देते हैं, वो उल्टा सीधे इसलिए वो देते हैं। स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो स्टार्टअप्स जो जनरली है हमारे इंडिया के, वो लामा यूज कर रहे हैं। और लामा फिर उतना एक्यूरेट नहीं है, आप देखोगे ना, चैट जीपीटी उतना एक्यूरेट नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, उसको फाइन ट्यून करते हैं। बट फाइन ट्यून करने के लिए भी उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। यहाँ पे वो टीपीयू लगता है, टीपीयू के कॉस्टिंग $8 लगभग, लगभग $8 पर आवर है। अगर ट्रेन तो काफी देर तक होता जाएगा। तो देखो $8 और उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको खरीदना, वो तो अलग ही है झमेला सब कुछ। हम्म। अब ये ट्रेनिंग कर रहे हो तो। और दूसरी एक सिस्टम होती है फिर रैग, रैग बोलते हैं आप उसको। ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है रैग में, मैं वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चैटबॉट आपने बनाया, आपके पास एंटरप्राइज नॉलेज बेस है, आपके पास आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स है। मतलब आपके पास क्वेश्चन आंसर सब कुछ है मैं बेसिकली। कुछ एचआर की पॉलिसी है आपके पास, मान के चलो। अब एचआर की पॉलिसी में, अब एचआर की पॉलिसी के पीडीएफ से पड़े हुए हैं आपके पास। अब इस पीडीएफ का कन्वर्जन तो आप एम्बेडिंग में करोगे ही, राइट? एम्बेडिंग तो करनी ही पड़ती है, पता है वो। तो ये एम्बेडिंग लेयर है। डॉक्यूमेंट्स का भी एक एम्बेडिंग लेयर, एम्बेडिंग बना के वेक्टर डेटाबेस में डाल दिया। ये नया डेटाबेस आ गया है मार्केट में, उसको बोलते हैं हम वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस में क्या है अब, ये एम्बेडिंग्स है इसकी। जो अपने पास एचआर रिलेटेड पॉलिसीज है कंपनी में सब कुछ, इसकी एम्बेडिंग्स यहाँ पे रखी है। अब जो नया चैटबॉट यूजर आता है वो पूछता है कि हम मेरे पास कितने सीक लीव्स है, मान के चलो ऐसा कुछ पूछ रहा है हो। तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मेरे एचआर डॉक्यूमेंट में कि वी हैव सिक लीव पॉलिसीज, 12 सिक लीव्स पर ईयर, कुछ जो भी है ऐसा करके अलग अलग इसमें लिखा है उन्होंने। तो तो ये जाएगा, क्वेरी करेगा मॉडल, वो देखेगा यहाँ पे कुछ है क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसको समराइज करेगा, सब कुछ प्रॉपर वे में करेगा और एक आउटपुट देगा। आउटपुट देगा कि हाँ हमारी कंपनी में ऐसी ऐसी पॉलिसी है। वो खुद के भी वर्ड्स ऐड करेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ पे दे, क्योंकि उसके पास नॉलेज है काफी ज्यादा। तो सिर्फ यहाँ पे वो आंसर ढूंढ रहा है, एग्जैक्टली आंसर क्या है, कि हाँ 12 है हमारी कंपनी में सिक लीव्स। तो उसको काफी स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर वे में वो लेके आएगा फिर यूजर के पास, और बोलेगा कि हमारे पास ऐसी ऐसी पॉलिसी है, सीक लीव्स उसमें 12 है, बट आप 3 से ज्यादा। अब कभी कहीं पे एक एनेक्सर है और उसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन लिखी है। जैसे कि एक पहले पेज में सिर्फ इतना लिखा था कि लीव्स आपके पास सीक लीव्स 12 है, बट दूसरी जगह पे कहीं दूसरे पेज पे टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा है कि आप 4 लीव्स से ज्यादा लीव्स एक बार में नहीं ले सकते। अगर लेनी है तो आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन उस एनेक्सर में लिखी है। तो वो भी वो कंबाइन करके दे देगा आपको कि आप इतना ले सकते हो, बट उसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन है, और ये 3 टर्म्स कंडीशन है, 2 टर्म्स कंडीशन है उसके लिए। वो पूरा एक प्रॉपर वे में आपको दे देगा आंसर। पहले चैटबॉट तो ऐसा नहीं करते थे, राइट? तो अब ये काफी एडवांस हो गया है ये बाय यूजिंग एलएलएम्स। तो ये रैग सिस्टम है। रैग में क्या कर रहे हैं आप ही का डेटाबेस, आपके पास डेटाबेस है। इंस्टेड ऑफ फाइन ट्यूनिंग इट, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग कंटेक्स्ट टू द मॉडल। तो फाइन ट्यून फिर से रीट्रेन नहीं कर रहे, बस उसको बोल रहे हैं कि यहाँ से ढूंढ के निकालो। वो प्रॉम्प्ट ही वो टाइप दिया है हमने उसको। वो पूरा ये रैक सिस्टम है। मैं आपको आज एक वीडियो देखू, ये करूंगा, रिकमेंड करूंगा। वो सब लोगों को उस ये वो नोटबुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है?
वो आपके लिए एक्सरसाइज होगी। बस वो वीडियो देख के आपको नोटबुक क्रिएट करनी है खुद की, और फिर बाद में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम रैक सिस्टम। हर एक को अलग अलग मैं एक्सरसाइज दूंगा, हर एक जन अलग अलग फिर प्रोजेक्ट करेगा इसके ऊपर, और फिर बाद में डिस्कशन होगा। क्योंकि कंटेंट ये तो पता चल गया है आपको कि ये होता क्या है, कैसे होता है। बस आपको अब इंडिविजुअली थोड़ा सा रिसर्च करना है, वेक्टर डेटाबेस क्या है। वेक्टर डेटाबेस में एम्बेडिंग सेव करते हैं बस इसकी, डॉक्यूमेंट्स की, ये वाले डॉक्यूमेंट्स की। और ये जो क्वेरी है उसकी भी एक एम्बेडिंग आएगी, और ये एम्बेडिंग फिर इसमें ढूंढेगी, ये एम्बेडिंग एम्बेडिंग, राइट। और फिर प्रॉम्प्ट प्लस क्वेरी प्लस रिट्रीव्ड एनहांस कंटेक्स्ट जाके एलएलएम में जाएगा, और एलएलएम आपको एक आंसर दे देगा। बस यहाँ पे फाइनली आपका प्रॉम्प्ट प्लस क्वेरी प्लस प्रॉम्प्ट, मतलब ऑलरेडी जो प्रॉम्प्ट लिखा है आपने, अब नई क्वेरी एक यूजर ने डाली है, वो आपके पास सिमिलर प्रॉम्प्ट है उसका ऑलरेडी। रिट्रीव्ड एनहांस कंटेक्स्ट प्लस एनहांस कंटेक्स्ट भी है आपके पास इस वेक्टर डेटाबेस में, एलएलएम में जा रहा है, फाइनली आउटपुट मिल रहा है। तो इसके लिए आप लामा इंडेक्स यूज करते हो, लैंगचेन यूज करते हो, अलग अलग मॉड्यूल से इसमें भी आते हैं, वो सब कुछ यूज करके ये रैक सिस्टम बनाई जाती है। ये काफी आजकल चल रहा है इसका। तो ये फिक्स पूछेंगे आपको ये वाले क्वेश्चंस कि क्या ये रैग में काम किया है क्या, रैग के ऊपर आपने रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पे कैसे कैसे बनाया आपने एप्लीकेशन, वो जरा बताओ। तो बस ये फ्लो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए उसको। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में 2-3 वीडियोस देखूंगा, हर एक का अलग अलग, हर एक के लिए अलग अलग। जैसे सुशांत को के लिए अलग भेजूंगा मैं, वहां से उनको करना है इम्प्लीमेंट यही रैग। और ये रे भी समझना है आपको, रे क्या होता है, सिर्फ पढ़ना है उसके बारे में। ये काफी एडवांस है, बट आप अगर कहीं पे बोल पाओगे कि रे, ये वाला देखो रे, प्रोडक्शनाइजिंग एंड स्केलिंग EML एप्लीकेशंस, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ये पूरी रे। कैसे इंस्टॉल होता है क्या नहीं, ये पैरेलल प्रोसेसिंग करती है ये रे लाइब्रेरी। इस उस वजह से ये स्केलिंग करना काफी आसान होता है। यूज रे टू स्केल एप्लीकेशन ऑन योर लैपटॉप और द क्लाउड। एक एग्जांपल कहीं से भी पकड़ लो इसका भी, और इसका डेमो हर एक जन प्रिपेयर करेगा इसका भी। पिप इंस्टॉल रे डेटा कंप्यूट एरिया बैच, जो जो भी है सब कुछ यहाँ पे भी लिखा है। रे के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स भी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल में अपने अपने ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा। चलो आज का क्लियर है। यस सर। वेरी गुड। क्योंकि देखो ये सबसे एडवांस है, मार्केट में कोई नहीं कर रहा है ये तो चीजें, राइट। बट ये पूछी जा रही है, करता कोई नहीं है, बट वो इंटरव्यू में पूछेंगे आपको। अभी शुरू नहीं हुआ है उसके ऊपर। हाँ, स्टार्टअप में जाओगे तो पक्का काम मिलेगा आपको, इसी के अराउंड काम मिलेगा। बट कोई भी एमएनसी में अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ।
चलो अब अजय आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो और वो डेमो दे सकते हो अगर आपका तैयार है तो। अजय मैं कौन सा अनम्यूट हो गया मेरा? हाँ चलेगा, चलो कोई नहीं। Can I start? यस Yes, sir. Today I'm going to give the demo about the BERT and why we use BERT. First, what is BERT? BERT is an open source model. It is developed by Google, and it is a NLP framework. And the usage of BERT is like sentiment analysis and text classification. Like in test classes, suppose we have any paragraph or any news, and I want to know about like how belongs, like it's belong to political or art, agriculture or news, etc. And with the help of BERT, we can also predict, like you are also discuss in today class. We can also discuss the next word prediction and question answer system. And today I am going to discuss the question answer system. ट्रांसफॉर्मर सर हो गए हमारे हैं, बताऊं क्या इसके बारे में? ठीक है, बता भी सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, जो भी आपने, अगर फिर से वो काइंड ऑफ रिवीजन होगी बता दो। चलिए, इसमें ट्रांसफॉर्मर में ये क्या न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। एंड इस ट्रांसफॉर्मर में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इनकोडिंग और डिकोडिंग, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जो ट्रांसफॉर्मर का जो अभी आपने बताया था सुबह कि इसमें अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये 2017 में एक पेपर पब्लिश हुआ था। एंड ट्रांसफॉर्मर का काम हमारा क्या होता है, ट्रांसलेशन करना या समराइजेशन करना इन न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस टास्क में। एंड जब ट्रांसफॉर्मर के अगर की कंपोनेंट हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, इनपुट एम्बेडिंग होती है। इसमें इनपुट एम्बेडिंग होती है, इसमें क्या होता है, रो टेस्ट होता है जो पहले हमारा, वो हमारे क्या क्या कन्वर्ट होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। जैसे सपोज आपने कहा था हाउ आर यू, तो इसमें क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा पहले न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में। इस जब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एम्बेडिंग। तो ईच वर्ड क्या करते हैं, ईच वर्ड और टोकन इन द इनपुट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इन द वेक्टर में। इसे क्या फिर क्या करते हैं, इसे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो आपने साइज बताया था बाय टू बैक में हम लोग 512 का यूज करते हैं साइज के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी पोजिशनल एम्बेडिंग करते हैं। तो पोजिशनल एम्बेडिंग में जो जो हमारा इसमें इसमें क्या होता है, जैसे सर वो कॉन्टेस्ट की जब बात करते हैं तो वर्ड हमारा क्या है, कॉन्टेस्ट बेस्ड मॉडल है पहला। जैसे आपने एक इसमें बताया था, जैसे हम कोई बर्ड लेके चलते, ही गॉट बिट बाय ए पाइथन, कि उसे पाइथन ने हमारा काट लिया। और सेकंड हम कह रहे हैं पाइथन इज ए प्रोग्रामेटिव लैंग्वेज, तो इसे इसमें कॉन्टेक्स्ट में पहले देखना पड़ता है कि इसमें पाइथन एक हम क्या, एक स्नैक होता है और दूसरा क्या है, पाइथन वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसमें बाय टू बैक में क्या होता था, इसमें क्या होता है, सेम एम्बेडिंग होती है बाय टू बैक में हमारी। और जो बाइट, सॉरी, बाय टू बैक में सेम एम्बेडिंग होती है। और जो बाइट की अगर बात करते हैं, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एम्बेडिंग हमारी क्रिएट करता है। और इसका जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बाय टू बैक होता है, इसमें कॉन्टेस्ट, जो बाय टू बैक था हमारा वो कॉन्टेस्ट फ्री मॉडल था। और ये जो हमारा बाइट है वो हमारा क्या, कॉन्टेस्ट बेस्ड मॉडल होता है। और इसमें क्या होता है, जो हम लोग उसमें बाइट में जो हमारा मतलब ट्रांसफॉर्मर में क्या करते हैं, इसमें स्टैकिंग करते हैं। जो हमारा इसकी जो स्टैकिंग करते हैं, क्या स्टैकिंग, ये क्या कहें, वर्ड भूल रहा हूं मैं। हाँ, ये इनकोडिंग का स्टैकिंग करते हो, आपने बताया था कि 6 में करते हैं, एक ऊपर एक स्टैक रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बाइट। और अगर स्टैकिंग हम उसकी डिकोडिंग की करते हैं, डिकोडिंग को हम लोग कहते हैं जीपीटी। इसके बाद आपने बताया था कि अटेंशन मैकेनिज्म होती है, जो हमारे क्या, हमारे कॉन्टेस्ट को सेव करने के काम आती है।
कि इसी के हेल्प से, जैसे इसने बोला द कैट सेट ऑन द मैट एंड मॉडल कैन फोकस ऑन द बर्ड मैट एंड सेट, जो आपने अभी बताया था कि इसमें मैट और सेट का नहीं, इसमें कॉन्टेस्ट पकड़ लेते हैं कि जो हमारी मेन कॉन्टेस्ट की उससे बर्ड से रिलेटेड क्या हमारा कॉन्टेस्ट रहा होगा। उसके बाद मल्टी हेड आपने बताया था। इसके बाद क्या होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है। उस फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को हम लोग ये दे देते हैं एम्बेडिंग, जो हम बनाते हैं एम्बेडिंग। पहले वो 512 फिर हम इससे क्या टेंसर के बेस के बाद फिर हम कैसे 60 to 70 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं वेक्टर में। उसके बाद क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन हम चाहें तो कर सकते हैं, और रेसिडुअल करेक्शन जो हम लोग कनेक्शन वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हम इनकोडिंग को देते हैं। यहाँ पे इसमें इनकोडिंग और डिकोडर दो होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो मैंने बताया था, इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडर में क्या, इनकोडिंग क्या करते हैं, इनपुट टेक्स्ट को हम लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सेट ऑफ। मेन हमारा जो काम होता है इनकोडर का, वो हमारा होता है कि सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमें करना एक तरीके से, और उसमें टोकन में जो करके वो रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। और जो डिकोडर होता है वो हमारा क्या करता है, ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट को। इसमें फिर अब इसमें जैसे हम लोग इनकोडिंग प्रोसेस में होता है, तो ईच बाइट क्या होता है, पहले एम्बेडिंग होती है, पर एम्बेडिंग के बाद फिर आपने बताया था कि पोजिशनल इनकोडिंग में हम उसकी ऐड कर देते हैं। उसके बाद सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में क्या करती है, दीज एम्बेडिंग को कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड। इससे क्या होता है, जो हमारा रिलेशनशिप बताता है, या हम लोग कॉन्टेस्ट कह सकते हैं कि उसका हमारा उससे रिलेटेड क्या वर्ड था हमारा। और फिर उसके बाद क्या, आउटपुट अटेंशन मैकेनिज्म पास थ्रू फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इससे क्या आउटपुट मैकेनिज्म के जो हमारे आता है आउटपुट, इसका वो हम क्या करते हैं, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को हम दे देते हैं। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट फिक्स्ड इन 6 लेयर बट मेस में होता है। उसके बाद डिकोडिंग प्रोसेस है। अब इसका अगर विजुलाइजेशन देखना चाहें, जैसे द कैट सेट ऑन ए मैट, इसमें क्या हुआ, ये एम्बेडिंग हुई कि इसमें कैट सेट और मैट, ये हमारे जो बर्ड थे, एक एक उठा के इसने इसकी एम्बेडिंग बना दी। उसके बाद इसकी क्या करती है, एम्बेडिंग के बाद हम लोग क्या पोजिशनल इनकोडिंग करते थे, एडिट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो एम्बेडिंग होती है और प्लस पोजिशनल इनकोडिंग, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं एक एक इन वर्डों की। उसके बाद क्या, सेल्फ अटेंशन होता है इन सबका। उस जो आपने बताया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे। तो इसके बाद फीड फॉरवर्ड नेटवर्क करके फिर ये हमारा आउटपुट रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से आता है। अब इसका हम अगर वैसे देखना चाहें, अब मैं इसे वैसे दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये इंपोर्ट कर लिए जो हमें चाहिए है। उसके बाद यहाँ पर क्या था, ये ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑटो टोकनाइजेशन हमें चाहिए, बट अब हम सर क्वेश्चन आंसर सिस्टम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके चाहिए हमें 2 चीज चाहिए होती है। इसमें हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से पहले तो ये इंपोर्ट कर लेते हैं ऑटो टोकनाइजेशन को हमें चाहिए, और सेकंड क्या, ऑटो मॉडल क्वेश्चन आंसरिंग, क्योंकि हमें क्वेश्चन मॉडलिंग करवाना है। उसके बाद क्या करते हैं सर, यहाँ पर क्या होता है, बाइट बेस यूनिक केस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बट हम लोग अगर यूज करनी है तो ये हम इसके लिए क्या करते हैं, ऑटो टोकनाइजेशन का ये मेथड को यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, बाइट बेस यूनिक केस से यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें सर 2 होते हैं, एक तो यूनिक केस होता है, एक हमारे पास केस होता है। अब थोड़ा मैं डिफरेंस इसका भूल गया हूँ। हाँ, तो इसके हेल्प से, इस मेथड के हेल्प से क्या करते हैं, टोकनाइजर बना लेते हैं। टोकनाइजर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे प्रीटेंड मॉडल से हम क्या करते हैं, इस मॉडल को पहले ले लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे अब क्वेश्चन एक अपना दिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैंने पैराग्राफ दे दिया ऐसे, इससे क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो टोकनाइजर का इनकोड जो हम अभी कर रहे थे डिस्कस, उसे क्या करते हैं, क्वेश्चन और कॉन्टेस्ट दोनों सेंड करते हैं। अब ये सेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या हमारी इनपुट आईडीज जनरेट होती है। इनपुट आईडी जनरेट होने के बाद, हाँ, इनपुट आईडी जनरेट होती है। इससे पहले सर जैसे टोकनाइज सीक्वेंस के लिए हम क्या होते हैं, यहाँ पे 2 होती है, एक सीएलएस होता है और एक हम सेपरेटर यूज करते हैं। सीएलएस इसे क्या करते हैं, इसे ये जब हम लोग बनाते हैं उससे पहले टोकन सीक्वेंस से पहले ये सीएलएस को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सीएलएस फॉर क्लासिफिकेशन। और सेकंड क्या, सेपरेटर हम लास्ट में यूज करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इन इनपुट आईडीज को हम इससे, ये जो हमारी
बन रहे होते हैं, टोकन सीक्वेंस बनते हैं। इस टोकन सीक्वेंस को फिर हम क्या करते हैं कि मैपिंग करवाते हैं वोकेबुलरी के अकॉर्डिंग। तो वोकेबुलरी जो वो भी हमारी क्या होती है इनबिल्ट इसमें मॉडल में पहले से सेव हमारी, उसके बेस पे हम क्या करते हैं इन सबकी हम एक एक करके टोकनाइजेशन करवा, जैसे वाट का इसमें इसने रिप्रेजेंटेशन या इसमें मैंने कर दिया बर्ड, इसमें क्या कहते हैं सॉरी ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से किया। इसे करने के बाद हमें क्या टोकन आईडी यहाँ मिल जाती जनरेट हो जाती है इन सबकी, जो मैंने ऊपर यहाँ दिखाया टोकनाइजेशन इनपुट आईडी जिस टाइप से जनरेट होती है। हम क्वेश्चन देते कॉन्टेस्ट देते, क्वेश्चन कॉन्टेस्ट देने के बाद ये अपनी वोकेबुलरी से जाके अपना इनका एक एक करके वो निकाल यूनिक आईडी हमारे जनरेट कर देता है। यूनिक आईडी जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं टोकनाइजेशन, फिर क्या करते हैं क्वेश्चन को मैं टोकनाइज हमने कर दिया और कॉन्टेस्ट टोकनाइजेशन। अब ये हम क्या करते हैं जो क्वेश्चन है और हमारा कॉन्टेस्ट है हम दोनों को क्या करते हैं एक एक करके टोकनाइज कर लेते हैं। तब इसे टोकनाइज करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें टोकनाइज को प्रिंट करें कि मतलब किस टाइप से हमारा वर्क करता है, तो ये हमारा क्वेश्चन टोकनाइज इस टाइप से हमारा क्रिएट आ जाता है। इससे आने के बाद इसमें क्या करते हैं, ये मैं इंटरनल उसकी बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है कि इस टाइप से हमारा काम करता है। ये वाला ये टोकनाइजर डॉट इनकोड जब हम यूज करेंगे इसे हम क्वेश्चन देंगे और कॉन्टेस्ट देंगे, उसे देने के बाद इनपुट आईडी ये कैसे जनरेट करता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। इसमें फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो मैं जो बता रहा था CLS और सेपरेटर ऐड करते, तो मैं इसे मैकेनिज्म इस टाइप से बता रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर का हमने यहाँ पे टोकनाइज किया, टोकनाइज करने के बाद इसमें क्या तो शुरुआत में हम CLS ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का कॉन्टेस्ट, उसके बाद फिर हम क्या क्या सेपरेटर यूज करेंगे। देन पेरिस जो हमारा यहाँ पर आ रहा था, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ, जो मैंने वहां पर उसे पैराग्राफ दिया था उसके पहले यहाँ सेपरेट डाल के फिर यहाँ पर इसमें फिर इसका क्या होता है शुरुआत में ही CLS से हमें जो यूज करना होता है और इसके बाद हाँ इसके बाद फिर लास्ट में क्या करते हैं हम सेपरेटर यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो मेन होता है जो हमारा CLS वर्ड यूज शुरुआत में होगा और लास्ट में क्या होगा सेपरेटर, और ये जो दोनों से अलग होगा एक दूसरे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ये हमारा इसका पैराग्राफ था वो हमें सेपरेटर से ही सेपरेट करते हैं हम लोग। इसे सेपरेट करने के बाद हमने क्या इसकी कन्वर्ट किया टोकन आईडीज को, ये जो हमारे स्पेशल टोकन बने थे हमारे इन स्पेशल टोकन को मैंने क्या किया आईडीज में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारी आईडीज बन गई। ये जो ऊपर हमारा ये वो मेथड इस टाइप से हमारा काम करता था जो उनका इनबिल्ड मेथड है। उसके बाद फिर हम क्या किया इनका इनकोडिंग कर ली क्वेश्चन आंसर की और रिटर्न इनके बाद इनपुट आईडीज ले ली, अटेंशन मास्क मास्क करके इनकोडिंग इनका निकाल दिया, इसका निकाल लिया। इन्हें निकालने के बाद ये होता हमारा, ये हमारा क्या टेंसर वाला दिखा रहा है कि हमें टेंसर में हमारा यूज इसके मतलब इस ऐसे आया है आउटपुट। अब क्या उस इनपुट मॉडल को हम आउटपुट हम इससे निकालना चाह रहे हैं, तो इस आउटपुट के लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम इनपुट आईडी दे देते हैं और अटेंशन मास्क चाहिए होता है इसे इस मॉडल को। तो यहाँ पे इनपुट आईडी अटेंशन मार्क्स दे दिया, आउटपुट आ गया। इसमें क्या करते हैं आउटपुट आने के बाद क्या आउटपुट में क्या होता है दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक हमारा स्टार्ट लॉजिस्ट होता है, एक एंड लॉजिस्ट होता है। तो स्टार्ट और लॉजिस्ट और एंड लॉजिस्ट क्या करते हैं ये भी हमारे ट्रांसफर फॉर्म में ही सेव हो जाते हैं, ये टेंसर फॉर्म में सेव हो जाते हैं। इसमें क्या किया इनमें मैंने जो यहाँ पे देखा कि इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ये हमारा टेंसर मिल गया यहाँ पर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमारा था वहाँ पे, उसे मिलने के बाद यहाँ पर मैंने एंड का देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने पाई टॉर्च के हेल्प से जो मैंने टॉर्च यूज किया था इसका मैक्स आर्गुमेंट मैंने निकाल लिया है, जो हमारी स्टार्ट इंडेक्स बन जाएगी इसकी, जो हमारे उसमें आउटपुट जो निकल के आ रहा है उसका क्या मैक्सिमम में चाहिए जो वो हमारे क्या स्टार्ट इंडेक्स बन जाएगी और एंड इंडेक्स क्या होगा इसका मैक्स आर्गुमेंट एंड लॉजिस्ट का हम निकाल लेंगे। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ एक टोकन ले रहा हूँ उससे आंसर देख रहा हूँ कि इसमें आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट वो सेव करेगा। तो एक इनपुट मैंने जो 0 वाला लिया जो ऊपर मैंने सेव कर ले रखा था, अब उससे मैंने लेने के बाद यहाँ ये क्वेश्चन ये आंसर अब मैंने यहाँ किया, देखिए क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर स्टूडेंट ने पता नहीं दिया मैं कल डिलीट हो गया उससे, ये मैंने एक्चुअल में इसका इंटरनल बताया, अब सर इसका है ये मैंने बनाया है
इसमें क्या किया, जो हमें अब बाय टू मॉडल का जो क्वेश्चन आंसरिंग का है वो इंटरनल में वो देख रहा था कि कैसे काम करती है। इसमें क्या मैंने बाइट क्वेश्चन आंसरिंग यहाँ चाहिए होता है ट्रांसफॉर्मर से, वो ले लिया। और बाइट टोकनाइजेशन, हमें दो चीज चाहिए। इसे लेने के बाद मैंने क्या डेटाबेस, इससे क्या है रीड जेसन से मैंने ये हमारा देख के मैंने यहाँ पे उसमें रखा है जेसन। इस जेसन में ये क्या विकिपीडिया है, विकिपीडिया का मैंने जैसे फॉर्मेट में डेटा रखा था तो उस डेटा पर से मैंने निकाल लिया। इसमें क्या 5 ये निकल हमारा आया क्योंकि मैंने हेड यूज कर रखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें वर्जन और था इस वाले में, तो मुझे वर्जन यहाँ चाहिए नहीं है ये वाला, तो इसमें वर्जन को मैंने क्या किया यहाँ से डिलीट कर दिया इसको। इसे डिलीट करने के बाद मैंने, अब मुझे 3 चीज चाहिए, इसे टेस्ट, क्वेश्चन और आंसर, वही हमारा काम है इससे। इसे मैंने क्या टेस्ट क्वेश्चन आंसर कॉलम मैंने दे दिया है। कॉलम देने के बाद मैंने इसे इटरेशन कराया इसका, ये इससे निकाला था, इससे मैंने इटरेशन करा के मैंने स्टोरी क्वेश्चन आंसर 3 चीज इसमें रख ली है। और इसे मैंने उठा के अपना डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, और उठा के मैंने इसमें डेटा फॉर्म करके फिर मैंने CSV में कन्वर्ट कर लिया। CSV कन्वर्ट करने के बाद मैंने इससे क्या अपने रीड CSV करी। रीड CSV करने के बाद हमारा ये हमारा टेस्ट क्वेश्चन आंसरिंग में यहाँ मिल गई। इससे मिलने के बाद मैंने इनका देखा कि इसकी लेंथ क्या है, तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर हमारे ये हैं। अब मैंने क्या, हमें जो चैट बोर्ड हमें बिल्ड करना था उसके लिए क्या किया, बाइट का लार्ज, इसमें इसमें 3-5-6 होते हैं मॉडल कि हमें किस मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या यूज करना। तो मैंने यहाँ क्या बाइट का नहीं है, लार्ज यूनिकेस होल बाइट मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसमें जो यूनिकेस था मैं थोड़ा पहले भूल रहा था, इसमें इसका क्या होता है, यूनिकेस का जो हमारा मतलब होता है, इसमें 2 चीज में कन्वर्ट करते हैं, या तो इन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर लूंगा मैं, जो अनकेस है यहाँ पे मैंने क्या इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया पूरा, तो ये क्या हुआ पहले से लोअर केस में कन्वर्ट हमारा मिल जाएगा पूरा वर्ड। उसके बाद फिर ये मॉडल को मैंने क्या किया, यहाँ से प्री 10 मॉडल को इसको ऑब्जेक्ट बना के फिर मैं टोकनाइजर मतलब ये दोनों मैंने बना ले लिए वहां से इसके, टोकनाइजर मैंने उसका मॉडल यूज करूंगा, इसका टोकनाइजर यूज करूंगा। इसे लेने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर क्या रैंडम नंबर एक जनरेट किया है कि मैं उस जो मॉडल था हमारा उससे मैं रैंडम नंबर से जाके पहला एक कोई क्वेश्चन उठाता हूँ वहां से। तो मैंने इससे क्वेश्चन उठाया पहला, रैंडम इसने अपना लिया, रैंडम लाके इसने रैंडम नंबर मैंने इसे उस डेटा सेट में क्वेश्चन में जाके उस नंबर जो रैंडम जनरेट हुआ उसका क्वेश्चन उसने उठाया, और रैंडम उसका उसी जो नंबर का तो उसका आंसर देगा ये। तो इसे क्वेश्चन पूछा, वाह इस जो क्वेश्चन हमारा आया वेयर डिड सी पास, तो उसने जब टेस्ट में इसका आंसर देखा, ये टेस्ट मैंने ले रखा था, इसका आंसर इसने दिया न्यूयॉर्क, तो इसने उस कॉन्टेस्ट जाके आंसर निकाल के मैं दे दिया। इसे निकलने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ फिर इस क्वेश्चन और आंसर को इनपुट आईडी जो मैं अभी अब बता रहा था, इनपुट आईडी मैंने इसकी क्रिएट करा ली। इनपुट आईडी इसमें क्या 354 जो हमारे टोकन क्रिएट हो गए हैं। उसे करने के बाद मैंने क्या टोकनाइजर से कन्वर्ट किया इनपुट आईडीज को, और इनपुट आईडी मैंने एक एक करके देख लिया कि ये मतलब किस टाइप से सेव हुई है। जैसे उसमें भी हमारा CLS की हार्ड कोडेड रहती है, वो जो वोकैबुलरी में रही होगी 101, तो इसने 101 इसकी दी। उसके बाद फिर इन सब की जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा था उससे वेयर डिड सी पास, तो इसने क्या वेयर डिड सी पास इसकी यहाँ से उस वोकैबुलरी में जाके उससे उसके नंबर जनरेट करके ले आई। यहाँ इसका यहाँ पर वहाँ पे इंडेक्स ये रही होगी उस टोकन की। इसे लाने का इसे फिर मैंने आपको बताया सिंपल बताया था कि ये जो एम्बेडिंग हम लोग बनाते हैं उसमें क्या फर्स्ट CLS रहता है, उसके बाद हम क्या करते हैं सेपरेटर से इसे सेपरेट करते हैं। सेपरेट किया, इसे सेपरेट करने के बाद फिर लास्ट में जाके फिर हम यहाँ सेपरेट अपना यूज करते हैं। तो लास्ट में जब इसके एंड में जाएंगे तो हम यहाँ फिर सेपरेटर आता है, सेपरेटर की भी 102 रहती है। इसे करने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने इनपुट आईडी की अकरेंस ऑफ सेपरेटेड टोकन, हाँ तो सेपरेट जो टोकन था उसकी सेपरेटर इंडेक्स निकाली, सेपरेटर इंडेक्स निकाल के ये आई 6। इसे निकालने सेपरेटर इंडेक्स, इसमें क्या कर नंबर ऑफ टोकन नहीं है सेगमेंट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टोकन सेगमेंट दी बिल मोर देन इंडेक्स 4 पाइथन स्टार्ट 0 है। इसके बाद हमने नंबर ऑफ टोकन निकाले इसके, और ये उठा के सेव करके, तो हमें क्या नंबर ऑफ टोकन एक सेगमेंट में हमें कितने हमारे टोकन एक नंबर ऑफ टोकन
एक सेगमेंट में कितने नंबर ऑफ टोकन है, इसे निकाल लिया इसने इसके बेस पे, यहाँ स्टार्ट किया एंड किया, और इसने क्वेश्चन का उसका आंसर दोनों को सेगमेंट निकाल के हमें दे दिया कि इसमें इतने टोकन के बाद यहाँ सेगमेंट है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या किया, मॉडल को यहाँ पर इनपुट आईडी दे दी। इस मॉडल का जब हमें आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए हमने क्या किया, यहाँ टेंसरफ्लो के जो टेंसर के हिसाब से इनपुट आईडी दे दी और यहाँ पे सेगमेंट आईडी दे दी, तो यह हमारा एक आउटपुट देगा। उसके बाद मैंने क्या कि क्वेश्चन स्टार्ट जो हमने बताया था आर्गुमेंट मैक्स, इसका स्टार्ट लॉजिक आउटपुट जो हमारा मॉडल देगा उसमें जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं स्टार्ट लॉजिक गेट्स, इसमें क्या किया कि पूरा टेंसर के फॉर्म में सेव रहता है, तो उसका मैंने स्टार्ट निकाल लिया, एंड निकाल लिया। एंड निकालने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार हम क्या करते हैं, रन है जैसे रनिंग है, तो ये इसकी क्या है एम्बेडिंग वो सेम मानी जाती है, तो जैसे रन है वर्ड है या रनिंग है या रनर है, तो उसके हिसाब से कभी कभार क्या होता है, ये नहीं है अपना एक जैसे क्वेश्चन मार्क करके इस टाइप से लाके दे देता, वैसे लाके देता, मतलब अपने बनाता, तो मैंने इसी हिसाब से फिर मैंने क्या क्वेश्चन आंसर को एक एक करके मैंने ज्वाइन कर लिया एम्बेडिंग के हिसाब से। अगर नहीं आंसर देगा, इसे मैंने क्वेश्चन पूछा या अगर ये स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स से ये बड़ी है और या बराबर है, तो ये अपना ये इसमें ऐड करता जाएगा, नहीं फिर क्या करेगा, इसे अगर नहीं मिलता है उसको आंसर तो ये क्या कर देगा, हमारा ये प्रिंट करा देगा। तो फिर मैंने इससे पूछा वेयर डिड सी पास, तो इसने अपना आंसर दे दिया, इस टाइप से ये चला है। क्वेश्चन का कैपिटलाइज मैंने इसे बाद में क्या है कैपिटलाइज कर लिया, और यहाँ पर जो आंसर का मैंने स्टार्ट और एंड इंडेक्स ये बना के मेथड ये कर लिया। अब मैंने क्या किया, ये मैंने वैसे देखिए मैं कैसे वर्क कर रहा था, मैं इसे किया, इसके बाद मैं ये मेथड बना लिया, इसे क्वेश्चन बनाएंगे और टेस्ट डालेंगे। इसमें ये क्या करेगा, हमारे क्वेश्चन आंसर को पहले इनकोड करेगा, इनपुट आईडी जनरेट करे, इनपुट आईडी जनरेट करने के बाद इस इनपुट आईडी के बेस पे ये क्या करेगा, हमारा ये टोकन बना देगा। टोकन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे नहीं सेपरेटर जो हमारा टोकन था उससे हम एक एक करके वो सेपरेट करेंगे, जो मैं आपको बताया था कि सेपरेटर से हम सेपरेट कर लेते क्वेश्चन को भी उसके कॉन्टेस्ट को भी ये क्वेश्चन और जो हमारा टेस्ट होता है जिसमें हमें फाइंड करना है, ये एक पैराग्राफ है उसे फाइंड करना है क्वेश्चन इसमें ये पैराग्राफ में इसके क्या आंसर है। उस केस में ये क्या करते हैं, इनपुट आईडी जो इंडेक्स निकाल के ये फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सेपरेटर का निकाल लेता है पहला, और फिर हम क्या करते हैं सेपरेटर प्लस इंडेक्स फिर बढ़ाते हैं, और एक एक करके ये नंबर ऑफ टोकन एक सेगमेंट में हम निकाल लेते हैं कि सेगमेंट में कितने नंबर ऑफ टोकन है। उसके लिए क्या हम सीधा सिंपल से पहले क्लास यूज करते हैं, क्लास के बाद CLS से वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज करके हम सेपरेटर से सेपरेट करते हैं क्वेश्चन और उसके पैराग्राफ को जिसमें हमें फाइंड करना है, तो ये क्या करता है उसके हिसाब से सेगमेंट को निकाल देता है, इसमें एक सेगमेंट में कितने टोकन है। फिर हमने क्या किया, इस सेगमेंट आईडी निकाल के जीरो फर्स्ट के सेगमेंट की एम्बेडिंग हमने करके ये उठा के मैंने इसमें इंसर्ट करा दिया। फिर आउटपुट को ये मैंने बताया था टेंसर फ्लो का मॉडल को पास, मॉडल में क्या करते हैं इनपुट आईडी हम टेंसर के फॉर्म में सेव कर देते हैं, ये यहाँ पर सेगमेंट आईडी दे देते हैं इसे, तो ये क्या करता है हमारा आउटपुट देता है। आउटपुट देने के बाद फिर हम क्या मैक्स निकाल लेते हैं, स्टार्ट आंसर जो हमारे आ रहे हैं उसका मैच इसके निकाल लेते हैं स्टार्ट वाले से, और आंसर का एंड क्या है उसका ये निकाल लेते हैं, क्योंकि आउटपुट में और क्वेश्चन और आंसर ही होते हैं, वो सॉरी इसका आंसर ही होता है हमारा क्वेश्चन, जो आंसर आया है वो कितना फॉर्म में आया है, मतलब कितना हमें दिखाना है रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या नंबर स्टार्ट और एंड इसमें मैंने सेव करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जाके रेंज लगा के इसका ये बना के, और इसमें क्या होता है जो मैं बता रहा था सेपरेट, ये जो रन और रनर में जाके उसे क्या करता है ये हैज उसमें डाल देता है, तो इसलिए हमें हैज चाहिए नहीं, तो हमने उठा के अगर ये हैज है तो यहाँ पे मैं उसे स्किप कर दूंगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट में क्लास है, तो अगर इस क्लास है इसका मतलब अगर स्टार्ट विथ अगर क्लास हो रहा है तो हम क्या करेंगे अनेबल टू फाइंड उसमें मतलब कोई आंसर मिला ही नहीं है उसका, तो उसमें शुरुआत में क्लास से ये क्या करेगा प्रेडिक्ट कर लेगा। अब मैंने क्या यहाँ पर जाके ये मैंने टेस्ट दिया उसे, टेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ टेस्ट उठाया और टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद फिर मैंने इससे क्या किया मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, और मैंने एक जो अपना मेथड ऊपर बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर इसे दे दिया, इसे देने के बाद इसने प्रेडिक्ट कर लिया आंसर ये। फिर मैंने जाके मैंने एक स्टोरी अपनी उससे जो गूगल से जाके मैंने एक स्टोरी निकाली कि इसका आंसर दे सकता है क्या,
तो इसने मैंने इसे बताया माय हाउस माय फैमिली, मैंने इस पैराग्राफ इसे दे दिया। पैराग्राफ देने के बाद फिर मैंने इससे पूछा क्वेश्चन कि माय फेवरेट रूम इज, तो मैंने इसे क्वेश्चन और टेस्ट दोनों प्रोवाइड किए, तो उसने मुझे आंसर दिया माय बेडरूम। यहाँ पे लिखा था माय फेवरेट रूम इज माय बेडरूम। फिर मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि माय फैमिली लिव्स इन, तो मैंने क्वेश्चन आंसर फिर मैंने उसी में उसमें मेथड में दे दिया, तो इसने बताया हाउस में रहती है। आवर हाउस हैज टू, अब मैंने इससे क्या ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये फिल इन द बैलेंस आगे बता सकता है मुझे, जैसे मैंने फिल इन द बैलेंस रखा है, तो मैंने ये फिल इन द बैलेंस से मैंने इससे जानना चाहा कि ये उसका आंसर दे सकता है क्या मेरा। तो मैंने लिखा माई फैमिली लिव्स इन, या मैंने क्वेश्चन या मेरे से मैंने ये दे दिया ऐसे कि मुझे आंसर बताइए इसका। तो इसने क्वेश्चन आंसर में टेस्ट दिया मैंने, तो इसने अपना आंसर दे दिया हाउस में रहती है आपकी फैमिली। और उसके बाद बी कुक ईट इन द, अब मैंने फिर एक क्वेश्चन पूछा किचन में करते हैं क्वेश्चन आंसर। फिर मैंने इससे ये देखा कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं अगर इसे, जैसे इसने यहाँ पर ये था आई लाइक टू रीड बुक्स एंड डू माई होमवर्क इन माई बेडरूम, तो मैंने इसे क्या किया, यहाँ क्वेश्चन मार्क के यहाँ डाल दिए इस क्वेश्चन में। जैसे ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने इसे क्वेश्चन डाल दिए। क्वेश्चन डालने में फिर मैं इससे आंसर पूछ रहा हूँ, तो क्या ये मेरा आंसर दे पाएगा, तो उसने बता दिया, यहाँ बता दिया कि इसमें यहाँ पर आना चाहिए रीड बुक्स और डू होमवर्क, एंड ये इसने इससे किया डू माई होमवर्क इन माई बेडरूम, इसने फिल इन द बैलेंस भी करके दिया। वी वॉच टीवी इन द, इसने ये हमारा कर दिया। ये सर हमारा कंप्लीट है। गुड गुड वर्क अजय, थैंक सर। बढ़िया था डेमो। राइट, देखो अपना बर्ट भी हो गया, बर्ट और ट्रांसफॉर्मर्स दोनों कंप्लीट हो गए आज। ठीक है, अब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा आपको और कुछ नोट वीडियो शेयर करूंगा अपने ग्रुप में। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 प्रोजेक्ट्स करेंगे, वही प्रोजेक्ट्स। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।